हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 04 लेसन 6 छठी से 8वीं शताब्दी ईसा में प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन राजनीतिक पद्धतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। और इस वीडियो को टोटल हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख राज्य और उसका भू विस्तार। इंपॉर्टेंट राज्य कौन कौन से थे, स्टेट कौन कौन से थे और उनका जमीन का विस्तार किस प्रकार से किया गया। राजनीतिक राजतंत्रीय पद्धतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, राजतंत्रीय राजनीतिक पद्धति कौन कौन सी थी, किस प्रकार से उसको चलाया जा रहा था, ठीक है, प्रक्रिया क्या थे, उसके बारे में पूरा हम देखेंगे। साथ साथ देखेंगे दोस्तों प्रशासनिक प्रणाली के बारे में, क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए प्रशासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी प्रणाली किस प्रकार की थी, ठीक है, छठी से 8वीं शताब्दी के टाइम पे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे छठी से 8वीं शताब्दी के बीच में राजनीतिक प्रक्रिया किस प्रकार से घटित हो रही थी, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो पूरी लेक्चर बेस होने वाली है, तो अपनी नोटबुक लेकर बैठें। ठीक है, जिससे कहीं पे भी कुछ डाउट होता है, कहीं पे कुछ छूट जाता है, तो आप उसे नोट डाउन कर सके, बताऊं तो आप उसको लिख सकें। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको लेक्चर की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप चैनल को आप हमारे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, आप वहां पे जाकर एक छोटा सा अमाउंट पे कर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट होगा आपको टाइम से मिलेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हमारे बुक के बेसिक से। ठीक है, MHI 04 जिसके अंदर में भारत के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर में क्या पढ़ेंगे हम? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरंभिक काल से, जहां पे हमने मौर्य काल से शुरुआत करा, जिसके अंदर में मौर्य वंश के बारे में हमने बताया, मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया। ठीक है, वहां पे हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा, धीरे 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 गुप्त वंश और आगे करते करते कई सारे वंशों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे छठी से 8वीं शताब्दी के बीच में आ गए, जहां पर हम भू विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ने वाले कि किस वंश ने आकर क्या राज किया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक चैप्टर से रिलेटेड एक पॉइंट क्वेश्चन बन जाता है, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, प्रायद्वीप का मतलब क्या है? तो प्रायद्वीप, ठीक है, भारत जैसे कि पता है आपको, किसी भी देश को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, मतलब दिशा के हिसाब से। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो दक्षिण का पार्ट है भारत का, उसको हम प्रायद्वीपीय भारत के तौर पे जानते हैं। रीजन क्या है कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो पूरा समतल है, मैदानी इलाका है। ठीक है, तो हम उसे मैदानी क्षेत्र के तौर पे देखते हैं। और वहीं पे जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो थोड़ा अलग है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं उसकी मैं बात करूं, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दक्कन, तमिलनाडु और केरल आते हैं। इसके अंदर में उड़ीसा को शामिल नहीं किया जाता। एक बार और दोबारा से मैं नाम बताता हूँ, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्कन, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, ये अभी करंट के हिसाब से, उस समय तो ये राज्य नहीं बने हुए थे। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से नहीं है, अभी के करंट के हिसाब से ये राज्य प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में आते हैं, जिसमें उड़ीसा को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा चैप्टर आज का शुरुआत होगा, तो यहाँ पे हमारा शुरुआत होगा प्रमुख राज्य और उसका भू विस्तार से। अब प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, इसका भू विस्तार किस प्रकार से हुआ, ये आ जाता है। अब यहाँ पे इसको देखने से पहले, प्रमुख राज्य को देखने से पहले, सबसे पहले आपको वीडियो के लास्ट में जो PDF है हमारा, ठीक है, इसको हम लास्ट में ले जाते हैं। लास्ट में यहाँ पे एक वंशावली आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जहां पर अलग अलग वंश के बारे में डिटेल दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर में टोटली हम 3 वंश के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? बादामी के चालुक्य। ठीक है, जो दक्षिण भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत जो था, वहां पे 3 वंशों का राज रहा। ठीक है, जिसके अंदर में आ जाता है बादामी के चालुक्य। जैसे ये दक्षिण भारत है तो कुछ क्षेत्र में बादामी के चालुक्य का राज रहा, कुछ में इधर इसका रहा, दूसरे में इधर रहा, ऐसे करके टोटल 3 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य के अंदर जो स्थापक थे, पुलकेशिन प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी 534 ईसा में। ठीक है, जो 566 तक वो चलाया उन्होंने। उसके बाद उनके वंशज आते गए, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, ठीक है, इस तरह से पुलकिश द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, तो इस तरह से वो चलते चले गए। ठीक है, आगे हम बात करें जो दूसरा वंश है, ठीक है, वो कांजीपुरम पल्लव वंश का यहाँ पे हम दूसरी बात करने वाले हैं, कांजीपुरम के पल्लव। ठीक है, बादामी के चालुक्य, जो बादामी वाला इलाका था वहां पे बादामी के चालुक्य का राज था, पल्लव थे जो इधर का राज था। ठीक है, इस तरह से
तो पल्लव, कांचीपुरम के पल्लव का, जिसका स्थापना 550 ईस्वी में हुआ, किसके द्वारा? सिंध वर्मन के द्वारा यहाँ पे स्थापना गया। सिंध विष्णु, फिर उसके बाद द्वितीय आए, फिर महेंद्र प्रथम। इस तरह से इनका पूरा वंशावली चलता जाता है आगे तक। ठीक है, तो ये दूसरा राज्य हो गया। यहाँ पे तीसरा आ जाता है मैसूर के पांड्यन। ठीक है, यहाँ पे मैसूर के पांड्यन, मैदूर के पांड्यन सॉरी, यहाँ पे तीसरा वंशज आ जाता है, जिसका अगर स्थापना देखोगे तो 600 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, काउड गौन करके इनके संस्थापक माने जाते हैं। तो इस तरह से इनका ये पूरा वंशावली चलता है। ठीक है, तो हम इन तीन को ही मानकर, इन तीन के बेसिस पे ही हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहता है? प्रमुख राज्य और उसका भू विस्तार। अब इसकी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भारत से ब्राह्मण समुदाय का अप्रवास हुआ। अप्रवास मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह गए। ठीक है, आए गए, जिसके कारण से पूर्वी भारत की तरह दक्षिण भारत में ब्राह्मणवादी विचारधारा और संस्कृति का विस्तार का प्रोत्साहन हुआ और दक्षिण भारत के भारतीय संस्कृति को समुद्री परिदेश में फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अब देखो, कहा जाता है कि जितनी भी जो ब्राह्मण थे, जैसे आप अगर वर्ण व्यवस्था को देखोगे तो वर्ण व्यवस्था के अंदर में सबसे पहले कौन आते हैं? क्षत्रिय। ठीक है, जो लीड करते हैं, राज करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, मतलब पहले नंबर पे ब्राह्मण है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा शिक्षित थे, जो शिक्षा देने का काम करते थे, नॉलेजेबल पर्सन थे। ठीक है, वो दूसरे नंबर पे आ जाता है ब्राह्मण क्षेत्रीय जो राज करते थे, राजा वाजा होते थे, लड़ाकू होते थे, जो लड़ाई करने के लिए आते थे, सेनापति, सब सारे क्षेत्रीय में आते थे। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका वैश्य, जो व्यापार करते थे। चौथे नंबर पे आ जाता है शूद्र, जो सबसे नीचे वाली जाति थी, सबसे नीचे रहती थी, जिन तीनों वर्णों का सेवा करना इनका काम था। और कुछ समुदाय जो थे वो वर्ण से बाहर थे, जिसमें चांडाल, ठीक है, ये सब आते थे। समझ में आता है ये वर्ण व्यवस्था। इसके अंदर में जो ब्राह्मण था वो क्या था? उसका काम क्या था? शिक्षा देना। ठीक है, किस तरह से क्या चीज चलेगा, ठीक है, किस तरह से सब कुछ लीड किया जाएगा, ये सारा कुछ उनके हाथ में होता था बताना। ठीक है, सजेशन देना उनके हाथ में होता था। तो जो पहले ब्राह्मण, जब आप मौर्य काल पढ़ा आपने, तो वहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा आपने प्रभुत्व देखा। ठीक है, वहाँ पे ब्राह्मणों की एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। ठीक है, वही अब यहाँ पे दिखाता है कि जब वो दक्षिण की ओर कूच करते हैं ब्राह्मण, ठीक है, तो पूर्वी भारत और दक्षिण, मतलब पूर्वी भारत के बाद पूर्वी भारत में भी और दक्षिण भारत के अंदर में अब वहाँ पे क्या होता है? एक राजनीतिक व्यवस्था, ब्राह्मणवाद की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे भी वर्ण व्यवस्था मतलब उस तरह से चलने लग जाती है। तो ये देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक, और यहीं से जो सांस्कृतिक और समुद्री परिदेश में फैलना, जो फैला हुआ भारत का, वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हम बेसिक चीज़ यहाँ पे मैंने बताया आपको। उसके बाद देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बड़े बड़े मैदानी इलाके नहीं है। ठीक है, यहाँ के राज्य बहुत अधिक विस्तार संभव नहीं था। वे अधिकतर कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के इर्द गिर्द में बसे हुए हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र, मतलब ये जो नदी थे उनके आसपास का जो क्षेत्र था वही प्रमुख था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है, नॉर्मली जो बड़े बड़े राज्य बसे हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। कारण क्या है नदी के किनारे बसने का? कि वहाँ पे खनिज पदार्थ की उपलब्धता बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, पानी की व्यवस्था हो जाती है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, और एक जगह से दूसरी जगह संचार की व्यवस्था हो जाती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पहले, आज के समय में क्या हाईवे है, आप एक हाईवे पकड़ो, यहाँ से नेशनल हाईवे पकड़ के निकल जाओ। ठीक है, पहले के समय में तो ऐसा था नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो रूट का यूज़ किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो नदी मार्ग का, ठीक है, जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली जो वंशों के बारे में आप पढ़ने वाले हो, मैंने बता दिया है पहले ही। पल्लव, पांड्यन, चालुक्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका आप देखोगे तो जो पल्लव वंश थे उनका आंध्र और तमिलनाडु के हिस्से में, ठीक है, तमिलनाडु के हिस्से तक में मतलब पूरा कब्जा था, उसको राज करते थे। उसके बाद आप देखोगे आगे तो तमिलनाडु के दक्षिण भाग और उत्तरी कर्नाटक में बादामी चालुक्यों का वो था। ठीक है, उस चालुक्यों ने शासन किया। और सबसे पहले चौथी शताब्दी के प्रारंभ में कृष्ण नदी में दक्षिण आंध्र में पल्लवों का उदय हुआ। ठीक है, पल्लवों का अगर उदय की बात करो तो यहाँ पे दक्षिण के कर्नाटक भाग में इधर बादामी के चालुक्यों ने किया, और उधर दक्षिण आंध्र के पल्लवों का उदय हुआ। जो दक्षिण भाग था आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे पल्लवों का धीरे धीरे उदय हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे उसी के कारण से पलार नदी के किनारे पल्लव बना, कांजीपुरम तक फैल गए वो पूरा, जिसके कारण से वो कांजीपुरम के पल्लव कहलाए। ठीक है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको इंट्रोड्यूस किया था।
ये जो चैप्टर है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप अपने आप ही पढ़ोगे। रीजन क्या है कि इसके अंदर में कई सारे राजाओं के बारे में बता रखा है कि इस राजा ने इतने सारे युद्ध लड़े, जो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर। सिर्फ मैं बेसिक चीजें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं वो सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि भू विस्तार के क्षेत्र में क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे कई सारे राजा है, ठीक है, अलग अलग वंशों के राजा है, पल्लव के, ठीक है, चालुक्यों के हो गए, पांड्यन के हो गए। अब सभी राजा ने क्या किया, एक मोटिव था कि भैया मुझे अपना भूमि विस्तार करना है। भूमि विस्तार करने के लिए क्या हो सकता है, तो युद्ध ही एक ऐसा कारण होता है जिससे आप भूमि विस्तार कर सकते हो। युद्ध करोगे, हराओगे तो भूमि विस्तार होगा। पर यह भी जरूरी नहीं है कि हर बार युद्ध में आपकी जीत के बाद भूमि विस्तार हो, ठीक है, ये भी कंपलसरी नहीं है। कई बार होता था कि युद्ध जीत गए पर फिर भी भूमि विस्तार नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्या कारण होता था, कारण ये होता था कि कई बार क्या होता था कि युद्ध जीत गए पर वहां पे इतनी ज्यादा हानि हुई है, पर हानि के बाद आपने भूमि विस्तार नहीं कर पाए, ठीक है। या फिर वो राजा को सपोर्ट मिल गया किसी और राजा का, जिसके कारण से आप तो जीते पर फिर भी भूमि विस्तार नहीं कर पाए, ठीक है। या फिर कुछ और भी कई सारे कारण आ जाते हैं, ठीक है। भूमि विस्तार के लिए संबंध भी बनाने कई बार देखा गया कि संबंध बनाए जाते थे, ठीक है, शादी ब्याह करवाई जाता था, जिसके कारण भी भूमि विस्तार होता था, ठीक है। इस तरह से पूरा ये चीजें चलता है। तो भूमि विस्तार के अंदर में कई सारे राजवंशों का प्रतिनिधित्व रहा, ठीक है, जिसके अंदर में मेनली उद्देश्य क्या होता था कि इस क्षेत्र के बाहर से उद्देश्य से, मतलब युद्ध दो, उनको चैलेंज दो, युद्ध का चैलेंज दोगे, धीरे धीरे उनके जो एरिया हैं, बॉर्डर है, उनको कब्जा करते चले जाओगे, आपकी भूमि का विस्तार होता चला जाएगा। चीन भी आज के समय में यही नीति अपनाता है, ठीक है। जैसे ये बॉर्डर है, बॉर्डर के पास अपने सैनिक पहले भेजता है, फिर थोड़ा सा आगे भेजता है, क्योंकि कोई दीवार नहीं खड़ी कर रखी है ना कि दीवार आगे हो जाएगी या पीछे हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। दीवार तो एक जगह खड़ी रहेगी, पर कोई दीवार है ही नहीं, ऐसी खाली जमीन है। बस यहाँ से पता है लोगों को कि ये इधर वाला इधर इसका हिस्सा, इधर वाला इसका हिस्सा है। अब यहाँ पे खड़े हैं, खड़े इधर आ गए, थोड़ा सा इधर आ गए, तो धीरे धीरे बॉर्डर खिसक रहा होता है। तो इस तरह से चीजें चलता है। या फिर वो अपने अंदर ज्यादा घुस जाते हैं, फिर यहाँ पे आके लाइन लगा लेते हैं, भैया मेरा ये वाला एरिया है, ठीक है। इस तरह से वो कर रहे हो। तो चीन का जो आपने गलवान घाटी का कई सारे देखा होगा न्यूज में, आर्टिकल में पिछले साल पढ़ा होगा, ठीक है। और अक्सर ये सारी चीजें मतलब न्यूज में रहती हैं, आपने देखते ही रहते होगे, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें चलती हैं। आगे बात करो दोस्तों, यहाँ पे तो कई सारे राजाओं की यहाँ पे आपको डिटेल मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सिंह विष्णु जैसे 550 ईस्वी में हो जाता है, जिसके पिता ताम्रपत्र के आधार पर, ताम्रपत्र मतलब एक लिखित दस्तावेज के आधार पर ये घोषित करते हैं कि वो राजकुमार है, बादामी के चालुक्य हैं और वो कर्नाटक में राज करेंगे, ठीक है। इस तरह से उनको मिलता है सिंह विष्णु को, ठीक है। और वो पूरी तरह से राज करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। दुर्ग मतलब किला होता है, शक्तिशाली किला का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके, ठीक है। और पर्वत के निकट ही बनाते हैं। उसके बाद उनका जो मकसद होता है क्या होता है, भूमि विस्तार का होता है, जिसके बाद वो भूमि का विस्तार करते हैं। उनके जो बच्चे आते हैं, पुलकित सेन, ठीक है, पुलकित सेन प्रथम और पुलकित सेन द्वितीय। तो प्रथम ने तो उतना नहीं ज्यादा, पर द्वितीय ने बहुत ज्यादा भूमि का विस्तार किया। कर्नाटक क्षेत्र, गंग के जो शासक थे उनको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाया, ठीक है। दक्षिण कंगार जिले तक उन्होंने अपने अधीन कर लिया था पूरा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये विस्तार हो रहा होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे और दूसरा विस्तार करने का तरीका में क्या देखा गया कि व्यवसायी तौर पर अगर हम किसी से व्यापार कर रहे हैं तो व्यवसायी तौर पर भी उनका विस्तार किया जाता था, ठीक है। व्यवसायी तौर पर जैसे जो अगर आप इन समुदायों के बारे में पढ़ोगे नॉर्मली, तो व्यवसायी समूह जैसे चारगा, सुनार, व्यापारी इत्यादि जो निम्न पेशे के लोग थे, इनसे जुड़े लोग समाज के नीचे स्थान पे थे और इनसे कुछ दासों जैसा व्यवहार किया जाता था, ठीक है। इनके आधार पर भी भूमि का विस्तार किया जाता था। जैसे आप गए कहीं पर कब्जा करने के लिए, जिस जमीन को कब्जा किया, तो वहां पे जो निम्न वर्ग के रहने वाले लोग हैं उनको दास जैसा बनाकर उनसे अपनी सेवा करवाई जाती थी। तो इस तरह से इनका पूरा ये चलता है, ठीक है। ब्राह्मण भूस्वामीवाद का यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ब्राह्मण भूमिदान जो व्यवस्था थी, तो जो भूमिदान हो रहे थे तो यहाँ पे ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा दान किए गए, जिसके कारण से ब्राह्मण भूमिवाद व्यवस्था यहाँ पे देखने के लिए भी मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आता है राजतंत्रीय राजनीतिक पद्धतियां। इसके अंदर में क्या होता है कि राजा को सबसे प्रमुख माना जाता है, ठीक है। राजा सबसे प्रमुख होता है, सारे राजनीतिक तंत्र का सबसे प्रमुख कौन होता है, तो राजा होता है। और यहाँ पे राजतंत्र का आधार वंशानुगत होता है। जैसे अब मेरे बाद कौन राजा बनेगा, ये वंशानुगत है, मतलब मेरा जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, वही उत्तराधिकारी होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता था, मापदंडों का पालन नहीं होता था, ठीक है। कई बार तख्ता पलट हो गया या कुछ और पारिवारिक झगड़े के कारण से किसी और को बना दिया जाता था। अब मान लो मेरे घर में झगड़े होने लगे कि मेरा बेटा नहीं बनेगा राजा, तो किसको बनाया जाएगा, मेरे भाई को बनाया जाएगा या किसी और को बना दिया जाएगा,
ठीक है, समझ में आता है। उसके बाद जैसे देखोगे तो पल्लव राजा नंदीवर्धन द्वितीय इस मामले में गौड़ वंश के थे। ठीक है, वो गौड़ वंश के अदा करते हैं, भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, इस तरह से चलता है। राजा को चुनने की मात्र मूल प्रक्रिया भूमिका अदा करने जैसे पल्लव राजा, मतलब जो पल्लव वंश के राजा थे द्वितीय, राजा नंदीवर्धन द्वितीय, उनके वहाँ पे ही सिर्फ राजा को चुनने की प्रक्रिया हुई, बाकी कहीं पे नहीं देखा जाता है। नॉर्मली क्या था कि वंश के आधार पर, ठीक है, वंशानुगत तौर पर कि ये मेरे बाद ये मेरा बेटा राजा बनेगा, इस प्रक्रिया को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसी तरह से पल्लव राजा महेंद्र प्रथम की तरह ही कोई राजा महान योद्धा के साथ साथ बुद्धिजीवी भी था, उसका व्यक्तित्व ऊंचा होता था। अगर मान लो कोई राजा, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ इंडिया का आपको, एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो राष्ट्रपति बनने के लिए उनके पास, मतलब वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे, ठीक है, मिसाइल मैन थे, साइंटिस्ट थे, अपना काम कर रहे थे, काम धंधा कर रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें नॉमिनेट किया कि आपको हम राष्ट्रपति बनाएंगे, और जो बाकी लोग थे वो भी सपोर्ट में आए क्योंकि बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, इस तरह से सेम यहाँ पे भी रामनाथ कोविंद जो भी हमारे प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, जब उनको बीजेपी ने नॉमिनेट किया तो कांग्रेस ने इनके खिलाफ एक अपोनेंट उतारा कि वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपना जो उनका चरित्र है या उनका प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो लोग जो होते हैं विपक्ष के भी होते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखने के लिए मिलता है कि कई बार वंशानुगत तौर पर ना होकर, ठीक है, जब किसी और को चुना जाता है तो चुनने का कारण क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा उनके नामों फेमस हो, उसके कारण से भी उन्हें चुना जा रहा होता था। ठीक है, इस तरह से राजाओं के द्वारा नॉर्मली क्या किया जाता था कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को अलग दिखाने के लिए कई तरह के यज्ञ की व्यवस्था की जाती थी, दावे किए जाते थे, दान किया जाता था। तो यहाँ पे देखोगे आप, अश्वमेध यज्ञ हो गया, अग्निस्तंभ हो गया, हिरण्यकगम हो गया यज्ञ, तो कई तरह के यज्ञ किए जाते थे, कई तरह के दावा किए जाते थे, कई तरह के अपने आप को नाम दिए जाते थे, उपाधियाँ दी जाती थी, राजा महाराजा, इस तरह के अलग अलग तरह की उपाधियाँ दी जाती थी, जिसके कारण से लोगों के अंदर में वो चीज़ें बने कि हाँ ये जो राजा है बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके बाद इसके बच्चों को ही बनाना चाहिए, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अब प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर में आमंत्य, जिसको हम मंत्री कहते हैं, मंत्री का प्रमाण कभी कभी नहीं मिलता है, मतलब आमतौर पे यहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर में देखने के लिए नहीं मिलता है। पर जो मौर्य साम्राज्य के अंदर में आमंत्य की स्थिति कुछ अलग थी, वहाँ पे मंत्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे कई सारे विद्वानों, जो इतिहासकार, उसमें आपसी मतभेद है, जिसको कभी कभी आमंत्य या मंत्री के तौर पर कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे विद्वान जो इतिहासकार है उसमें आपस में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे आमंत्य, मंत्री नहीं कहा जाता था, ठीक है, नहीं होता था। पर यहाँ पे कहा जाता है कि जो अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे, मंत्री परिषद होता था, उन्हें भी आमंत्य या फिर मंत्री के तौर पर संबोधित किया जाता था। ठीक है, वे सेनापति होते थे या फिर नागरिक अधिकारी होते थे, उनको आमंत्री या फिर अजनपति या फिर तमिल में अनत्ती कहा जाता था। तो अलग नामों से बुलाया जाता है क्योंकि तमिल का क्षेत्र है तो तमिल के लैंग्वेज में बोलते थे, और जो आमत्य है वो अपना उत्तर भारत का वर्ड है, तो उसके कारण से हम उसे आमत्य बोलते थे। ठीक है, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। आमत्य या सेनापति का जो संबंधित साक्ष्य हैं, जिसको प्रमाण मिलते हैं, अधिकतर जो 8वीं शताब्दी के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी अभी लेख मिले हैं उसके अंदर में जो आमत्य होने का जो साक्ष्य मिले हैं वो 8वीं शताब्दी के अंदर में मिले हैं। प्रत्येक राजा के पास उनकी एक स्थायी सेना होती थी, जिसमें अधिकांश पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ में कुछ हाथियों पर सवार सैनिक होते थे, घुड़सवार सैनिक होते थे। पल्लवों के पास में, जो पल्लव वंश था उसके पास में नौसेना भी थी। ठीक है, और वो 7वीं शताब्दी के अंदर में नौसैनिक अभियानों पे श्रीलंका भी भेजे गए थे। ठीक है, श्रीलंका विजय के लिए श्रीलंका भी भेजे गए थे। और 8वीं शताब्दी में कुछ द्वीपों पर विजय के संबंध में अस्पष्ट संकेत भी मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने उनके सैनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी दी आपको, जिसमें पल्लव जो वंश था उनके पास अपनी नौसेना व्यवस्था थी। ठीक है, नौसेना जो पानी में रहते हैं, पानी वाली जहाज वाली, ठीक है, वो व्यवस्था थी, जिसका प्रमाण हमें मिलता क्या है कि श्रीलंका भी उन्हें भेजा गया था और कई सारे द्वीपों पर विजय मिला। ठीक है, इसका एक धुंधला सा प्रमाण मिलता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। आगे इनके प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, गांव को माना जाता था कि सबसे छोटा इकाई, जैसे कहा जाता था कि सबसे लास्ट व्यक्ति तक, हम भारत का सबसे लास्ट गांव, सबसे लास्ट व्यक्ति तक सुविधा देना चाहिए। तो इनकी प्रशासन की व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई गाँव को माना जाता था। जिससे स्टेट हो गया, स्टेट के बाद हो गया शहर, गाँव, कस्बा, इस तरह से चलता है ना। तो सबसे छोटी इकाई गाँव को यहाँ पे मानते थे। चालुक्य क्षेत्र ग्राम अधिकारी के रूप में गुमुंडा होते थे। यहाँ पे गुमुंडा मतलब क्या होता था, ग्राम के अधिकारी, जो गांव के अधिकारी होते थे चालुक्य के अंदर में, उनको गामुंडा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे सभी राज्यों से राजस्व लिया जाता था। ठीक है, राजस्व प्रणाली थी, कर वसूला किया जाता था। यहाँ पे पल्लव के अंदर में नीलाकमलई कलम कहा जाता था कर को।
ठीक है। और राज्य के आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर थे, ठीक है। जो भूमि किसान थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स पेयर के तौर पे जाने जाते थे, ठीक है। यहाँ पे पूरा लेखों के अंदर में सुनार, ठठेरा, तेलिया, बुनकर, मवेशी पालक और ताड़ी बनाने वाले लोगों से भी कर वसूला जाता था। जो अलग अलग ऑक्यूपेशन में लोग थे, अलग अलग तरह काम करते थे, चाहे वो पूरा लेख हो, चाहे सुनार हो, चाहे ठठेरा हो, चाहे ताड़ी बनाने वाले हो, चाहे मवेशी पालक हो, चाहे बुनकर हो, उन सब से भी कर वसूला जाता था। विवाह और मकान बनाने पर भी कर लिया जाता था। अगर कोई शादी कर रहा है उस पर भी टैक्स लगता था, और कोई मकान बना रहा है तो भी उस पर टैक्स देना पड़ता था। बिक्री और चुंगी की वसूली की जाती थी। चुंगी जो हल्की सी हफ्ता होती है ना, उसकी वसूली की जाती थी। नमक उत्पादन राज्य का विशेषाधिकार था, मतलब नमक सिर्फ राज्य ही पैदा कर सकता था, और नमक बनाने वाले को नमक बनाने के लिए सरकार को निःशुल्क देना पड़ता था। अगर मान लो आपने सरकार से टैक्स वो लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भैया मैं नमक बना कर दूंगा, तो आपको उसके लिए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से पूरी ये प्रक्रिया होती है। कार्य सिंचाई की सुविधा, जैसे सिंचाई की जो सुविधा होती थी वो राज्य का एक पार्ट होता था, प्रशासन का एक अंग होता था कि वो सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। अधिक जमीन पे अधिक खेती योग्य बनाने की दिलचस्पी राजा को होता था कि वो किस प्रकार से ज़्यादा खेती के लिए योग्य भूमि का निर्माण कर सके। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है दोस्तों, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर में। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाता है 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वही सारा यहाँ पे आ जाता है, सेम चीज़ें। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में राजनीतिक प्रक्रिया किस प्रकार से घटित हो रही थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है कि किस तरह से आमंत्रित थे, किस तरह से प्रशासन व्यवस्था चल रहा था, ठीक है। राजा के बाद उसके बच्चों का सारा कुछ होता था। इस काल में जो अलग अलग प्रशासनिक विभागों को बांटा गया, जिसके तहत कार्य को आसान किया जा सके, कई तरह के आमंत्रियों की स्थापना की गई, आमंत्रियों को पोस्ट दिए गए, ठीक है। और यहाँ पे आहार, विश्व, राष्ट्र और नाडु जैसे संदर्भ में कई तरह की जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। प्रशासनिक खंडों का निर्माण किया जाता है। दक्षिण भारत की जो भाषाएं थी, दक्षिण भारत की भाषाओं में नाडु शब्द का इस्तेमाल अन्य शब्द के संस्कृत में थे, ठीक है। मतलब राजसी और संस्कृत शब्द के अनुच्छेदों से मिलते जुलते काफ़ी सारे वर्ड्स का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर हम इसके चैप्टर के 2 जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आ जाता है 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, बीच में प्रायद्वीपीय भारत के प्रारंभिक मध्यकालीन राजनीतिक पद्धतियों का उद्भव, ठीक है, और सुदृढ़ीकरण का वर्णन कीजिए, ठीक है, कि क्या चीज़ें कैसी थी उसको हम पूरा तरह से डिफाइन करना है। और साथ साथ एक क्वेश्चन क्या है, 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में भारत की राजनीतिक प्रक्रियाओं की प्राकृतिक विश्लेषण कीजिए, जो अभी मैंने आपको बताया। दोनों क्वेश्चंस के अंदर में जो 70% आंसर है ऑलमोस्ट सेम है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस प्रकार से इनकी भू विस्तार हुआ वो बताओगे, ठीक है, किस प्रकार से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बताओगे, ठीक है, किस प्रकार से इनकी राजनीतिक राजतंत्रीय प्रणाली थी, किस प्रकार से राजा के बाद कौन बनेगा ये बताएंगे। अगर हम यहीं पे 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में प्रायद्वीपीय राजनीतिक प्रणाली के बारे में बात करें, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी जो विचारक थे उनके बाद यहाँ पे राजनीतिक ऐसे साम्राज्य के अंदर वर्णित हुआ जिसके बाद वो मार्क्सवाद के ओर पे, ठीक है, मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी उसके ऊपर झुकाव देखने के लिए मिलता है, आधुनिक झुकाव, ठीक है। क्योंकि लोगों के अंदर में विचारधारा का मतभेद शुरू से रहा है। तो कुछ लोग थे साम्राज्यवादी थे जिसके अंदर में सीमा का विस्तार करना के ऊपर वो जोर देते थे। कुछ लोग थे राष्ट्रवादी जिसके अंदर में अपने देश की राष्ट्र की भावना को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। पर वहीं पे मार्क्सवादी सभी को साथ में लेकर चलने, इसकी विस्तार करने की बात करते हैं। तो इसकी भी यहाँ पे हम देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे मार्क्सवाद उस समय भारत के अंदर में आए नहीं थे, पर वहाँ पे जो विचारधारा था, लोग जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, बाद में वो आगे चल के पता चला कि अच्छा ये मार्क्सवाद की विचारधारा से मैच करती है, तो इसे मार्क्सवादी विचारधारा के तौर पे देखा गया, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखना, ये कहीं मत समझ लेना कि उस समय भी मार्क्सवाद था, ठीक है। प्रारंभिक मध्यकालीन में भू अनुदान की प्रणाली थी, ठीक है, जो स्टार्टिंग के अंदर में भू अनुदान की प्रणाली थी। इसके अध्ययन के बाद कई तरह की सामंती तंत्र और अभिभार भूमि अनुदानों की परिणाम स्वरूप जो ब्राह्मण और अधिकारियों के गैर धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए थे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता था, भूमि जो दान था वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था, ठीक है। उसके बाद में जैसे सामंत व्यवस्था की जब शुरुआत होती है तो सामंतों को जमीन दिए गए, सैनिक दिए गए, ठीक है, कर वसूली के लिए जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, सामंत या फिर आप कह लो महाजनपद, जनपद जिसे हम बोलते हैं उनको, ठीक है। तो धीरे धीरे जो सामंतों को प्रक्रिया थी जमीन देने का,
ठीक है, वो भी एक भूमि दान का ही तरह माना गया जो गैर धार्मिक तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और गैर धार्मिक के अंदर में अधिकारियों को या फिर क्षत्रिय को या फिर ब्राह्मणों को दिया जाता था भूमि दान। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे यह दृष्टिकोण सामंत पदानुक्रम में भूमिकाओं, सेवाओं और श्रमिकों के बीच में आपसी संबंध पर जोर देता है। जो ये भूमिदान की प्रक्रिया थी, किसी और को राजा बना के देखना, ठीक है, मतलब एक हेड राजा हो गया, बाकी छोटे 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 वो सामंत के निर्माण करना, तो ये मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उनके साथ उनका तालमेल बने, ठीक है, टैक्स वसूली हो, सही से राजा का मैसेज सब तक पहुंचे, इसके लिए किया जाता था। जैसे अब भारत का एग्जाम्पल लेके चले तो एक हो गया हमारा हेड ऑफ द कंट्री, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के तौर पे देखते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है, जो कंट्री के सबसे हेड है। उसके बाद छोटे छोटे सांसद होते हैं जो अलग अलग राज्य के अंदर में, अलग अलग क्षेत्र के अंदर में वर्क करते हैं, और सांसदों के नीचे आ जाते हैं विधायक, विधायकों के नीचे आ जाते हैं म्युनिसिपल पार्टी वाले जो होते हैं। ठीक है, ठीक है, एमएलए जिसे हम बोलते हैं, एमएलए तो विधायक हो गया आपका। ठीक है, एमएलए के बाद में निगम पार्षद जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब अगर मान लो प्रधानमंत्री का कोई मैसेज है या राष्ट्रपति का कोई मैसेज है, तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसको बताएगा? सांसद को। सांसद किसको बताएगा? विधायक को। विधायक किसको बताएगा? तो निगम पार्षद को। निगम पार्षद किसको बताएगा? तो गली के प्रधान को। गली के प्रधान किसको बताएगा? तो गली को। गली के लोगों को सबको पता चल गया, गली में रहने वाले लोगों को पता चल गया। तो इस तरह से इसका निर्माण करवाया गया जिससे सभी के अंदर में आपसी तालमेल बन सके। ठीक है, दक्कन के अंदर में उत्तर भारत के गुप्त राजाओं के काल के बाद प्रमुख राजनीतिक संगठनों का यहाँ पे राजतंत्र का विकास हुआ। ठीक है, जिसके अंदर में राजतंत्र वंशानुगत उत्तराधिकारी और ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार उत्तराधिकारी होना चाहिए, इसके ऊपर में जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा ये वाला क्वेश्चन इस तरह से चल रहा है दोस्तों। इसके अंदर में अगर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, भू विस्तार किस प्रकार से हो रहा था। ठीक है, जमीन का विस्तार किस प्रकार से किया जा रहा था, एक ये क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद में पल्लवों का प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था, मतलब प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था को किस प्रकार की थी, किस तरह से टैक्स वसूले जाते थे, किन किन से टैक्स लिया जाता था, जो मैंने अभी बताया था आपको, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पूरा ये चैप्टर था दोस्तों, छठा चैप्टर खत्म हो गया। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके पूछ लीजिएगा। और आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो को अच्छी लग रही है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल द इन आपको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। छोटा सा अमाउंट 29-30 रुपये का लगता है। ठीक है, उसको पे करके आप मंथली एक बैच ले सकते हैं और उसको आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, जिससे हम और भी ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना सके, आपके लिए ला सकें। फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग मी, थैंक यू लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।